गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 21 जुलाई 2021। देखिए आज की तो डेट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, 21/20/21। और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। जो लोग हमारे यहाँ पे नए हैं, अभी जुड़े हमारे प्लेटफॉर्म से, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे, आपको इसमें बेनिफिट ही होने वाला है। आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो टॉपिक आज हम लोग किस तरह से करेंगे, देखिए टॉपिक के यहाँ पे कोने में लिखा हुआ है पेज नंबर कौन सा है और वो कौन से पेपर से बिलोंग करता है। तो पहले हम लोग न्यूज़ करने वाले हैं 2/3 ऑफ इंडियंस हैव कोविड एंटीबॉडीज, 40 करोड़ स्टिल एट रिस्क। तो पेज नंबर 1 पे आपको ये न्यूज़ मिलेगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। और जीएस पेपर 3 में आपका जो हेल्थ वाले पोर्शन से है, इसको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलिए जी, देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इंडिया में 2/3 पॉपुलेशन के अंदर में एंटीबॉडीज मिली हैं। आपको सवाल ये उठता है कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं। देखो दोस्तों, एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं। एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स। इसको आप अपनी नोटबुक में अलग से लिख लीजिए, एग्जाम में वो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा प्रीलिम्स में। दीज आर नॉट फैट्स, दीज आर नॉट लिपिड्स, दीज आर प्रोटीन्स। ठीक है, ये आपसे पूछेगा। मेड बाय द इम्यून सिस्टम, देखिए ये भी आपसे पूछ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि एंटीबॉडीज जो है इट इज मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको दे सकता है, वो हार्ट दे सकता है, आपका एग्जाम में वो लंग दे सकता है, इम्यून सिस्टम दे सकता है ना। तो इम्यून सिस्टम इज द राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, आंसर आपके सामने ही होगा, बस आपको फाइंड आउट करना है ना। एंड इम्यून सिस्टम टू फाइट इन्फेक्शंस like viruses and may help to ward off the future occurrences by those same infections। मतलब एंटीबॉडी वो प्रोटीन होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ताकि जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो वायरस की वजह से भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकते हैं, उनसे लड़े। और सिर्फ उसी टाइम में नहीं लड़े, फ्यूचर में भी उनके लड़ने के लिए कैपेसिटी डिवेलप करे। मतलब अभी तो लड़ना ही लड़ना है, फ्यूचर में भी अगर वही वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो फ्यूचर में भी वो जो एंटीबॉडी होती है वो हमारे को उससे बचा सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है। ये मतलब होता है एंटीबॉडीज का। एंटीबॉडीज आर ऑल्सो कोल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये इसका नया नाम है। देखिए नया नेम मैंने आपको इसको बता दिया, ये भी आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, पूछेगा एग्जाम में वो आपसे ये। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो चलिए, ये है पूरी की पूरी न्यूज़ पेपर पेज 1 के ऊपर। अभी सीरो सर्वे किया गया। अब ये सीरो सर्वे क्या होता है दोस्तों, देखिए जब भी कोई इंसान को वायरस होता है और वो वायरस से रिकवर हो जाता है, तो उसकी बॉडी में क्या बन जाती हैं, एंटीबॉडीज। ठीक है, मतलब वो फ्यूचर के लिए सिक्योर हो गया है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये क्या पता चलता है सीरो सर्वे से। सीरो सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, उनका ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट से ये पता चलता है कि उस इंसान के अंदर एंटीबॉडी है कि नहीं है। अगर एंटीबॉडी है मतलब उसको वायरस हो के वो रिकवर हो चुका है और वो फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट हो गया है। अभी इंडिया में जो सीवियर सर्वे किया गया है आईसीएमआर के द्वारा, उससे ये पता चला है कि लगभग 60 से 65% लोग इंडिया में जिनको वायरस हो चुका है और होने के बाद वो रिकवर हो चुके हैं और उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज भी डेवलप हो चुकी हैं। अभी भी 40 करोड़ के लगभग लोगों को के अंदर एंटीबॉडीज नहीं है। तो मतलब इनको तो रिस्क है वायरस का, तो इनको वायरस हो सकता है। इवन जिनके अंदर एंटीबॉडीज भी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको वायरस नहीं हो सकता है, लेकिन उनकी बॉडी अपने आप को बेटर प्रोटेक्ट कर सकती है वायरस के अगेंस्ट में। मतलब बहुत सीरियस सिम्टम्स नहीं आएंगे, माइल्ड सिम्टम्स आ सकते हैं एंटीबॉडीज के बावजूद भी, लेकिन मतलब डेथ नहीं होगी। यहाँ सिचुएशन ये है। और 6 से 17 साल के 50% से ज्यादा बच्चे भी इसमें इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अच्छा, आपने एक बड़ी ना एक चीज अगर नोटिस की हो, तो जो वायरस से जिन लोगों की डेथ हुई है या जिनको बहुत ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स आए हैं, उसमें 99% लोग या तो यंग हैं या फिर ओल्ड एज हैं। बच्चों को बहुत कम सुनने को मिला है कि इस तरह का सीरियस इन्फेक्शन हुआ हो या बहुत सीरियस सिम्टम्स आए हो, क्योंकि बच्चों की जो बॉडी होती है ना, वो वायरस को अपने आप को ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती है। क्योंकि जो ACE2 जो रिसेप्टर होता है, ये बच्चों की बॉडी में ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ने लगती है ये कम हो जाता है ना। इसी रीजन से बच्चों में बहुत ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन इन्फेक्शन हुआ है उनको भी, सीरो सर्वे से पता चला है। ठीक है, 50% से ज़्यादा बच्चों को इन्फेक्शन हो चुका है। 85% हेल्थ वर्कर्स को भी वायरस होके ठीक हो चुका है, मतलब इनके अंदर भी एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं।
ठीक है, तो ये जो है न्यूज़ है। एक टर्म और आपने सुनी होगी जिसे कहा जाता है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन। तो जब मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन किसी भी वायरस को लेके किसी भी डिसीज के अगेंस्ट में अगर प्रोटेक्शन डेवलप कर लेती है, उसे कहा जाता है हर्ड इम्यूनिटी। जब पॉपुलेशन के पास हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है तो वायरस और ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं हो सकता, तो वो कंटेन हो जाता है, वो रुक जाता है। अभी इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी वाली सिचुएशन नहीं आई है, क्योंकि जो सीरो सर्वे के सैंपल हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग हैं। साउथ इंडिया में थोड़े से ज़्यादा है, नॉर्थ इंडिया में कम है, नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़े कम है ना। उस वजह से अभी भी 40 करोड़ लोगों को अभी इन्फेक्शन होने का खतरा है, क्योंकि अभी जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है 40 करोड़। चलिए जी आगे देखते हैं। ARC स्ट्रेच्ड बैड बैंक रोड मैप 2 लाख करोड़ ऑफ द स्ट्रेस एसेट। देखिए इकोनॉमी का ये टॉपिक है, तो GS पेपर 3 से पेज नंबर 15 पे आप जाके इसको देख सकते हो। क्या कह रहा है ये ARC का मतलब होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एसेट का मतलब होता है लोन, क्योंकि बैंक के पास तो लोन ही होता है जो उसका एसेट होता है। एसेट क्या होता है? एसेट कोई भी वो ऐसी चीज होती है जिससे आपको प्रॉफिट अर्न होता है ना। जैसे आपने अपने फ्रेंड को पैसे उधार दिए और उससे आप ब्याज लेते हो, तो आपका एसेट होता है ना। इसी तरह बैंक जो लोन देती है कस्टमर्स को और उससे ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है, वो बैंक का एसेट होता है। तो लोन बैंक का एसेट होता है। अब ये जब बैंक लोन देती है, अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सारे का सारा लोन वापस आ जाएगा। मान लो बैंक ने 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं अगर लोन में, तो जरूरी थोड़ी है कि सबका सब आ जाएगा। बहुत सारे विजय माल्या जैसे, नीरव मोदी जैसे, चौकसी जैसे, आपके जैसे, मेरे जैसे बहुत सारे लोग भाग जाते हैं पैसा लेकर, बैंक का पैसा चुकाते नहीं है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है NPA के अंदर में। क्योंकि देखिए बैंक का लोन, लोन मतलब मैं इसको लिख देता हूं एसेट। जो लोन बैंक का जो एसेट परफॉर्म नहीं करता उसे कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब इसका इंटरेस्ट रेट लोग नहीं चुकाते हैं और इसका मूलधन भी नहीं चुकाते हैं, वो बन जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन जिस लोन के ऊपर बैंक को प्रॉपर ब्याज मिलता है, प्रॉपर मूलधन वापस होता है, उसे कहा जाता है परफॉर्मिंग एसेट। इंडिया में नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट को बैड बैंक भी कहा जाता है। क्या? बैड लोन, क्योंकि लोन बैड होते हैं ना, बैड बैड लोन, सॉरी, बैड लोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये वापस नहीं आते हैं, है ना। वो विजय मल्ल्या जैसे लोग लेके भाग जाते हैं। इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में अभी 2 लाख करोड़ रुपए बैड लोन है, NPA, जिसकी वजह से हमारी बैंकों की हालत हो गई है बहुत ज्यादा खस्ता। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सरकार ने एक सॉल्यूशन निकाला है। सरकार ने कहा है कि हम बनाएंगे बैड बैंक, बैड बैंक बनाएंगे। ठीक है, बैड बैंक का नाम होता है NARCL। ठीक है, NARCL मतलब नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी बनाएगी सरकार, जिसे जिसे मतलब वैसे इनफॉर्मल वे में बैड बैंक कहा जाता है, लेकिन इसका लीगल नाम वो NARCL होने वाला है। अभी बना नहीं है, प्रपोजल है, जल्दी ही बनने वाला है, बन जाएगा। ठीक है, बैड बैंक बन जाएगा। इस बैड बैंक में 4 डायरेक्टर्स होंगे। पहले आपको ये बता दूं, ये बैड बैंक जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन जैसी कंपनी करेगा। वो रिकवरी एजेंट नहीं होते हैं क्या? वो रिकवरी एजेंट ऐसे ही होते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होते हैं। वो जो फिल्मों में आपने देखा होगा, जो भाई लोग होते हैं जो रिकवरी का काम करते हैं, है ना, ये वही वाले होते हैं, रिकवरी वाले। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो भाई बीड़ू टाइप के लोग होते हैं, जो लोग बैंक का लोन नहीं चुकाते हैं उनसे लोन की वसूली करते हैं। तो ये जो बैड बैंक है NARCL, ये भी एक भीड़ू है। क्या है ये? भीड़ू। ये भी लोगों से जो है उनके लोन का पैसा वापस लेने वाला है, लेकिन ये सरकारी है, प्राइवेट नहीं है ना, गुंडागर्दी नहीं करेगा। इसे कहा जाता है बैड बैंक। तो ये क्या करने वाला है, जितने भी इंडिया के अंदर बैंक हैं उन सभी से उनका जो NPA है, मतलब उनका जो खराब लोन है, बैड लोन, उनको खरीद लेगा। उनको 15% रुपए कैश, 15% कैश देगा और बाकी की रिकवरी खुद करेगा। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे है। तो कई साल से ये प्रपोजल चल रहा था बैड बैंक बनाने का, सरकार ने फाइनली इस पर डिसीजन ले लिया है। अभी सरकार बैड बैंक बनाने जा रही है। ये बैड बैंक की वजह से शायद इंडिया में जो NPA की प्रॉब्लम है ये सोल्व हो जाएगी और इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है वो दोबारा से रिवाइव करेगा। ठीक है, अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट से।
पेज नंबर 9 पे आप जीएस पेपर 2 में इसको कवर कर सकते हो। देखिए मामला पूरा क्या है। अभी इंडिया में क्या बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, है ना, ये हमने कर चुके हैं पहले। अमित शाह जिसको हैंडल करने वाले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, नई नई मिनिस्ट्री बनाई है सरकार ने। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हैंडल करेगी। अब आप पूछोगे सर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं। देखिए इसके इसके ना क्वेश्चन में ही आंसर है, कोऑपरेटिव। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, मिलजुल के काम करना। सोसाइटी, तो सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं, स्पेशली जो पुअर हैं, जो मार्जिनल हैं, ठीक है, ये उनकी एक कोऑपरेशन, मतलब मिला जुला ग्रुप होता है। जैसे छोटे छोटे किसान हैं, वो मिलके एक कोऑपरेशन करते हैं और उस कोऑपरेशन से कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, है ना। ऐसे छोटे छोटे बिजनेस करने वाले भी बना सकते हैं, किसान भी बना सकते हैं। इसके एग्जांपल आपको देता हूं, अमूल, है ना, जिसका दूध आप सब लोग पीते हो, ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। समझ रहे हो। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब आपको शायद समझ में आ गया होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो स्टेट लिस्ट में, मतलब स्टेट का पार्ट है। इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है ना, तो फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ पावर स्टेट के पास होती हैं, कुछ सब्जेक्ट जो है सेंटर के पास होते हैं, कुछ कंकरेंट लिस्ट होती है। तो एंट्री 32 जो स्टेट लिस्ट में है उसमें आती है आपकी कोऑपरेटिव सेक्टर। मतलब इस पे कंट्रोल किसका होना चाहिए, स्टेट्स का होना चाहिए। लेकिन दोस्तों स्टेट्स में एक प्रॉब्लम है। देखिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, इसका कोई मालिक नहीं होता है। जितने भी लोग इसके अंदर होते हैं वो सब इसके मालिक होते हैं, सबका एक वोट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ मैनेजर्स होते हैं, मालिक नहीं होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। और इन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्शन होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में स्टेट्स इसको मैनेज करते हैं, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाती हैं। जो इनका पर्पस है वो इसको फुलफिल नहीं कर पाती हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रॉपर इलेक्शंस नहीं होते डेमोक्रेटिक तरीके से। इसी वजह से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। इसके लिए क्या किया था सरकार ने, 2012 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, जिसके अंदर सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी का काफी ज्यादा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। मतलब सेंटर ने, कांग्रेस की सरकार थी जब, तो सेंटर ने कोऑपरेटिव सोसाइटी का के अंदर अमेंडमेंट करके इनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। स्टेट लेजिस्लेशन से कोई कंसेंसस मांगा नहीं गया था। मतलब बिना स्टेट की परमिशन के सेंटर ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने हाथ में ले लिया, जबकि ये स्टेट लिस्ट का पार्ट था। तो ये मामला चला गया कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया है कि ये जो अमेंडमेंट किया था 2012 में, दिस इज नल एंड वॉइड, इसको अबोलिश करो, इसे खत्म कर दिया गया, क्योंकि दिस इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है। अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंज करते हो तो आपको स्टेट की भी परमिशन लेनी पड़ती है ना। कुछ ना कुछ तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना, लेकिन यहाँ पे कोई परमिशन ली ही नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, चलिए भागिए यहाँ से, मैं आपके इस अमेंडमेंट को ही खत्म कर देता हूँ, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई है अमित शाह, जिसके हेड रहेंगे, ठीक है, जिसको लीड करेंगे, तो इसके ऊपर भी अभी खतरा आ गया है ना। इसकी पावर भी काफ़ी कर्टेल यहाँ पे हो जाएंगी। तो ये पूरे का पूरा था यहाँ पे मामला। थोड़ा सा मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बता दिया है। चलिए अगली बात हम लोग करते हैं। देखिए यार, हमारे यहाँ पे तो ना लोग, सड़कों में कितने गड्ढे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ही समस्या है। लेकिन यार ये जो अमेरिकन लोग हैं ना यार, ये तो अलग ही लेवल पे खेलते हैं। हम लोग को एक जगह से, देश के अंदर ही दिल्ली से जयपुर जाने में समस्याएं आ रही हैं, लेकिन ये लोग स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। और ऐसे वैसे ट्रैवल नहीं, टूरिज्म, घूमने फिरने के लिए। हम लोग कहाँ जाते हैं छुट्टियों में, आगरा चलेंगे, शिमला जाएंगे, मनाली जाएंगे, नानी के घर जाएंगे। लेकिन ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं स्पेस में, अंतरिक्ष में। चलो जी भैया अंतरिक्ष में जाएंगे। अभी कौन गया था अंतरिक्ष में, देखिए तो तीन अभी एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिका में जो इसमें काम कर रही हैं। तो पेज नंबर 12 की ये न्यूज़ है, आप इसको जाके देख सकते हो। जेफ बिजोस जो अमेजोन के जो सीईओ हैं, उसके मालिक हैं, ठीक है। ये इनों की एक कंपनी है, इनकी एक कंपनी है, ठीक है। अब इनकी कंपनी क्या करती है, जहाज बनाती है। इनकी कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन, ठीक है। देखिए जेफ बेजोस हैं ये, आप इनको जानते ही होंगे। ब्लू ओरिजिन इनकी कंपनी का नाम है। इन्होंने क्या किया, अभी कल इन्होंने स्पेस में ट्रेवल किया, स्पेस में गए। लेकिन इनसे ही थोड़े दिन पहले एक और आदमी था जो स्पेस के अंदर गया था, जिसका नाम था रिचर्ड ब्रैंडसन। इनकी जो कंपनी है उसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक, ठीक है, वर्जिन गैलेक्टिक।
इसके जो है ब्रैंसन, और इनकी कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन। और एक और कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के मालिक कौन है? इलोन मस्क, है ना, इलोन मस्क इसके मालिक हैं, जेफ बिजोस, और इसके मालिक हैं ब्रैंसन। तीन प्राइवेट कंपनी हैं अमेरिका के अंदर। तो अभी पहले ब्रैंसन गए थे, अभी कौन गए हैं? जेफ बिजोस गए हैं, और फ्यूचर में जो है इलोन मस्क भी किसी ना किसी को भेजने वाले हैं। तो ये तीन कंपनी है, आपको पता होनी चाहिए तीनों कंपनी के मालिक कौन है, पहली बात तो ये। उसके बाद थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको मैं देता हूँ। इंटरेस्टिंग न्यूज़ कुछ ऐसी है कि देखिए, जो मिस्टर ब्रैंसन गए थे ना वर्जिन गैलेक्टिक वाले, ये गए थे 88 किलोमीटर तक। कहां तक गए थे? 88 किलोमीटर। क्योंकि नासा का ये मानना है कि जो एटमॉस्फेयर की जो अपर लिमिट होती है वो होती है 88 किलोमीटर तक। लेकिन जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट्स हैं या जो यूरोपियन एजेंसीज हैं, इंडियन जो एजेंसी है इसरो, ये मानती हैं कि 100 किलोमीटर के बाद स्पेस स्टार्ट होता है। नासा मानता है कि 88 किलोमीटर के बाद होता है। तो ये जो ब्रैंसन गए थे ना वर्जिन गैलेक्टिक वाले, ये गए थे 88 किलोमीटर तक। लेकिन जो अभी जेफ बिजोस गए हैं ना, ये गए हैं 106 किलोमीटर तक। तो दोनों में कंपटीशन था, कौन पहले जाएगा? तो वो तो पहले चले गए ब्रैंसन। लेकिन कौन सबसे ऊपर जाएगा, उसमें कौन चले गए? जेफ बिजोस। और इलोन मस्क तो भैया और भी बड़े प्लेयर हैं, वो कहते हैं मैं तो सीधा मार्स पे ही जाऊंगा। मैं तो स्पेस की तरफ देखूंगा भी नहीं, सीधा मार्स पे, वहां जाके कॉलोनी बसाऊंगा, आराम से चिल करूंगा। ये अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी आपको ये कंपनी पता होनी चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं वो कि रिसेंटली ब्लू दीज कंपनीज वर इन न्यूज, दे आर फ्रॉम द विच सेक्टर, है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, अगला हम लोग करने वाले हैं, आज का एडिटोरियल करेंगे। एडिटोरियल में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए जीएस, आपका ये पेज नंबर 10 पे पड़ेगा आपका, GS3 से हम इसको कवर करेंगे, एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से कवर करेंगे। देखिए पूरी सिचुएशन क्या है। जब भी दोस्तों कोई भी एनवायरमेंट इकोलॉजी, है ना, या क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इनके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ आती है, उसको आप कभी भी छोड़ा मत करिए। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की कोई न्यूज़ आती है ना, एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग, फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग, इनके रिगार्डिंग जब भी कोई न्यूज़ आती है तो उसको छोड़ा मत करिए, उसको पढ़ो, 2 बार 3 बार कम से कम पढ़ो, ताकि वो दिमाग में जाए। और आज की जो न्यूज़ है वो भी कुछ ऐसी ही है। देखिए, क्लाइमेट चेंज की तो प्रॉब्लम सबको पता ही है ना, पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी सबको पता है। अभी आने वाली है दिवाली। दिवाली के समय पे क्या होता है, जो धान की खेती होती है ना, उसकी धान की होती है कटाई। धान की कटाई करने के बाद किसान लोग क्या करते हैं, जो स्टबल होती है ना, उस स्टबल बर्निंग करते हैं। जो धान, जो बाद में पराली बचती है, उस पराली में आग लगाते हैं, और उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है। दिल्ली में लोग घुट के मर जाते हैं बेचारे, है ना, ये सबको पता है। तो प्रॉब्लम तो ये है कि प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गया, सॉल्यूशन आपको एग्जाम में बताना पड़ता है। डिस्कस द सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम से काम नहीं चलेगा ना। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, कल को आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा चीज़ों का। सॉल्यूशन क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। सॉल्यूशन ये है, अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल, कि जो पराली होती है, जो स्टबल होती है, जो राइस रेजिड्यूज होते हैं, सरकार को इसको प्रोक्योर करना चाहिए, किसानों से खरीद लेना चाहिए अच्छे दाम पे। सरकार उनको खरीदेगी किसानों से। खरीदने के बाद जो है, उस पराली से ब्रिकेट बनाए जा सकते हैं। ब्रिकेट कुछ इस तरह का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, अमेरिका वगैरह में, जर्मनी वगैरह में इसका खूब यूज किया जाता है। सरकार इनका ब्रिकेट बनाएगी। ब्रिकेट बनाने के बाद इसको हम किसको बेच सकते हैं, एनटीपीसी को बेच सकते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो बिजली बनाते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, कोल का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आप ये ब्रिकेट्स बना दोगे तो हम ब्रिकेट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो और एक चीज और मजेदार यहां पे है, जो कोल का प्राइस होता है ना, उस उतना ही प्राइस इन ब्रिकेट का भी होता है। तो भैया आप कोल की जगह ब्रिकेट को ही यूज कर लो, बिजली भी बनेगी, आपका पैसा भी बचेगा, और पोल्यूशन भी नहीं होगा। कितना जबरदस्त सॉल्यूशन है। अभी किसान क्या करते हैं, इसको जला देते हैं, और ना तो उनको कोई उनको पैसे का बेनिफिट होता, और पोल्यूशन को नुकसान होता अलग से। अब अगर किसान इसको बेच देंगे तो किसान की इनकम भी होगी, पोल्यूशन भी कम होगा, और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगा, है कि नहीं। मतलब एक तीर से कितने सारे निशाने आप साध सकते हो यहाँ पे, है ना, एक तीर से 3-4 निशाने आप यहाँ पे साध सकते हो। बड़ी अच्छी चीज है। पोल्यूशन को दूर करने का एक और तरीका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स।
ई रिक्शा देखा होगा आपने, सबके सिटीज में चलती हैं ई रिक्शा। ई रिक्शा आपको बहुत फ्रिक्वेंटली दिखता होगा, लेकिन क्या आपने ई बाइक देखी है, मोटरसाइकिल? थोड़ी बहुत ये भी देखी होगी। क्या आपने ई कार देखी है? बहुत ही कम, मुझे तो लगता है शायद ही किसी ने देखी होगी। ई बस आपने देखी है, मे बी। तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है ना, ये भी एक सॉल्यूशन होता है अगेंस्ट पोल्यूशन। लेकिन दोस्तों, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? हमारे पास डिमांड नहीं है। और डिमांड पता क्यों नहीं है? डिमांड इसलिए नहीं है कि लोग उनको पसंद नहीं करते, या उनके अंदर पावर नहीं होती, या उनका लुक अच्छा नहीं होता। डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पता लगे मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा हूं इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, और रास्ते में मेरी बैटरी खत्म हो गई। अब बैटरी चार्ज कहां पे करूंगा? चार्जिंग को जो है ही नहीं। अब देखिए, अगर तेल खत्म हो जाता है, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाता है, पेट्रोल पंप पे चले जाते हो, हर 2 3 4 किलोमीटर के बाद आपको पेट्रोल पंप मिल जाता है। अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा ना, तो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल को खरीदना शुरू कर देंगे। है ना इंटरेस्टिंग चीज? तो सरकार को चाहिए कि वो प्राइवेट प्लेयर्स को डेट दे, उनको ऋण दे, उनको लोन दे, उनको सब्सिडी दे, उनको फैसिलिटी दे, ताकि वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। हर 15 किलोमीटर के बाद, 20 किलोमीटर के बाद एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पोर्ट होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वहां पे चार्ज हो जाएं। अगर एक बार ये हो गया ना, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल लोग खरीदना शुरू कर देंगे। और ये फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको आपको चंडीगढ़ किसी दोस्त की बारात में जाना है और आप चार्जिंग लगाने बैठ गए रास्ते में, और 4 5 घंटे आप चार्जिंग ही लगा रहे हो, है ना, वो बारात, दोस्त की बारात भी चलेगी, उसका हनीमून भी हो गया। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। चार्जिंग भी फास्ट होनी चाहिए और अवेलेबल भी होनी चाहिए। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने की जरूरत है सरकार को। देखिए, सरकार ने टारगेट रखा है कि हम 2030 तक 450 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम ग्रीन, मतलब रीन्यूएबल एनर्जी से। इसमें हम लोग सोलर, विंड, वो सब आ गया। काफी, मतलब एक एम्बिशियस टारगेट हम लोगों ने रखा है, बहुत एम्बिशियस। इसको कैसे अचीव करेंगे? इसको अचीव करने के लिए सरकार को स्पेशल पॉलिसी बनानी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। देखिए, जो पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज होती हैं, जिसके आपके घर में बिजली आता है, जहां पे बिल पे करते हो, जैसे टाटा है, रिलायंस है, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को चाहिए कि वो गांव में छोटे छोटे सोलर पावर प्लांट लगाए, छोटे छोटे पावर प्लांट लगाए। अब जब गांव में सोलर पावर प्लांट लगेगा तो बिजली जनरेट होगी। उस बिजली को आप अपने ग्रिड से जोड़ सकते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है आपका, और आपके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को मजबूत कर सकते हो। और ये जो गांव गांव में सोलर पावर से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये सस्ती होती है नॉर्मल दूसरी इलेक्ट्रिसिटी जो कोयले से प्रोड्यूस होती है, डेफिनेटली। और गांव में जब इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करोगे तो किसानों को इसमें बेनिफिट हो सकता है। आप किसानों को ये बिजली सस्ते दाम पे दे सकते हो, उनको भी बेनिफिट होगा। अब आप एक चीज देखिए, अगर हर गांव में हम लोग सोलर पावर प्लांट्स लगाएं और हर गांव में 1 मेगावाट बिजली पैदा हो, इंडिया में 6 लाख गांव हैं, तो इंडिया में 600 गीगावाट बिजली पैदा हम लोग कर सकते हैं। तो 450 का इंडिया का टारगेट है, 600 आपने पैदा कर लिया, उसके बावजूद भी आपके पास 150 गीगावाट एक्स्ट्रा बच गया, अपने टारगेट से अचीव, आपसे ज्यादा हो गया। अब आप लगता है सर ये कितनी फिल्मी बात है ना, हर गांव में सोलर पावर प्लांट लगेगा, हर गांव में उसको हम लोग ग्रिड से जोड़ेंगे, कितना फिल्मी लगता है। लेकिन ऐसा फिल्मी है नहीं एक्चुअली। ऐसा जर्मनी में ऑलरेडी किया जा चुका है, और जर्मनी में जब किया जा चुका है तो क्यों इंडिया में क्यों नहीं किया जा सकता? इंडिया में तो जर्मनी से भी ज्यादा सोलर लाइट रहती है ना, सन ज्यादा समय तक रहता है, धूप रहती है, तो इंडिया में तो अचीव क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। तो इस तरह का सॉल्यूशन आप अपने एग्जाम में सजेस्ट कर सकते हो, इंटरव्यू जब आपका होगा वहां पे सजेस्ट कर सकते हो, जब कभी कोई डिबेट कंपटीशन वगैरह होता है या आप दोस्तों से बात करते हो, तब भी इस तरह के इनोवेटिव सॉल्यूशंस बता सकते हो। यही मजा होता है दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ने का। काऊ डंग, देखिए आजकल क्या है ना, गांव गांव में मोस्टली हर घर में गैस पहुंच चुकी है ना। आप गैस का यूज करते हो, गैस पे खाना बनाते हो। तो पहले लोग जो गाय का गोबर यूज करते थे, आजकल तो नहीं करते हैं, क्योंकि गैस पहुंच चुकी है घरों में। उपले उपले पहले लोग यूज करते थे। तो अभी ये काऊ डंग जो है वेस्ट हो जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा मवेशी पाले जाते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा जानवर इंडिया के अंदर है, मवेशी, डोमेस्टिक एनिमल्स, है ना। तो वो जो गांव डंग जो वेस्ट होता है, क्या उसका हम लोग बायोगैस प्लांट बनाने के लिए नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। वो जो बायोगैस प्लांट हम बनाएंगे हर गांव में, उसको हम लोग कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, उस गैस को।
जो वहाँ से गैस प्रोड्यूस होगी, ट्रांसपोर्ट के लिए उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जिस गांव में हम लोग बायोगैस प्लांट लगाएंगे, उसी गांव में उस प्लांट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती हैं, है ना, उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। जो पंचायत घर वगैरह होते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। कि देखिए गांव में जो रिमोट एरियाज हैं ना, वहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अभी तक पहुंची नहीं है। तो अगर वहां पे बायोगैस प्लांट लगा के अगर बिजली वगैरह आएगी तो वहां के बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। तो एजुकेशन का लेवल भी सुधरेगा। स्ट्रीट लाइट अगर आप लगा दोगे तो वीमेन की जो सिक्योरिटी है वो भी ज्यादा स्ट्रांग होगी, है ना। कितने इनोवेटिव, मतलब यार मुझे तो इस एडिटोरियल को पढ़ के मजा ही आ गया, सच्ची बताऊं मैं। आप इसको इसको नोट डाउन कर लेना इन सारे के सारे पॉइंट को, क्योंकि एग्जैक्ट यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है और यहीं से आप आंसर लिखोगे, यहीं से आप सिलेक्शन पाओगे। और जिस दिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, उस दिन बस एक बार ना सितेंद्र सर जिंदाबाद बोल देना, मजा ही आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग इतने ही टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक थोड़े कम थे लेकिन मजेदार थे, आई होप आपको भी मजा आया होगा। तो जो पुराने लोग हैं ऑलरेडी वो तो सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, लेकिन जो नए लोग प्लेटफॉर्म पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, बेल आइकन पे भी क्लिक करें, क्योंकि देखिए सिर्फ खाली सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन पे क्लिक करो नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा नहीं। तो नोटिफिकेशन मिले इसलिए बेल आइकन पे क्लिक करें। एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं, कई स्टूडेंट मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि सर आप एमसीक्यूज डाल दिया करें। कल वाले न्यूज़पेपर का एमसीक्यूज के बारे में आपको मैं बता देता हूं कि हमारे इंस्टाग्राम पे हम लोग, मैं एमसीक्यूज डालता हूं, और जो अपनी यूट्यूब की जो कम्युनिटी टैब है उसके अंदर भी एमसीक्यूज डाले जाते हैं। और ये एमसीक्यूज जो है वो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, तो आप एमसीक्यूज यहाँ से देख सकते हो। अगर इसी रोज न्यूज़पेपर के एनालिसिस में एमसीक्यूज में डालूंगा ना, तो यार ये एनालिसिस बहुत लंबी हो जाएगी, ये 40-45 मिनट की हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। तो इसीलिए आप इंस्टाग्राम पे आइए, ठीक है, वहां पे एमसीक्यू सोल्व कीजिए, वहां पे दिया जाता है, आपको आंसर भी दिया जाता है, या फिर कम्युनिटी टैब में जाके आप सोल्व कर सकते हो। तो प्लेटफॉर्म आपके पास खूब सारे हैं, आप प्लेटफॉर्म बस यूज करना चाहते हो तो, सीखना चाहते हो तो कमी नहीं है। इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पे दिया हुआ है, टेलीग्राम का हैंडल दिया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।